अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीमेंट इंडस्ट्री को शुरू करने वाले हैं और देखेंगे किस तरह सीमेंट तैयार होता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द रॉ मटेरियल necessary for the manufacturing of cement, and the second one, discuss the wet process of manufacturing of cement with the help of flow sheet. So at the end of the lecture हम इन दो क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि सीमेंट है क्या। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसको सिंपल करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सीमेंट बनाने के लिए ना दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्लिंकर। बाय नेम तो आप सब जानते हैं सीमेंट क्या है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कंस्ट्रक्शन का, वो सीमेंट ही है। सो सीमेंट बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, क्लिंकर प्लस जिप्सम। सो सबसे पहले तो एक बात समझ आ गई कि जो सीमेंट है वो मिक्सचर है क्लिंकर का और जिप्सम का। अब क्लिंकर बनाने के लिए स्टूडेंट्स आगे से फर्दर दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। नंबर वन इज कैलकेरियस एंड नंबर टू इज आर्जिलेशियस। जी स्टूडेंट्स, अब ये कैलकेरियस और आर्जिलेशियस क्या होता है हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने सिंपल किया कि क्लिंकर और जिप्सम को मिला दें। अच्छा, जिप्सम कितने परसेंट? 2%। तो आपके पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो सीमेंट है। अब हम सीमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सीमेंट क्या है? इज द मटीरियल ऑब्टेन बाय द बर्निंग एंड इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस। अब कैलकेरियस और आर्जिलेशियस से मुराद क्या, मैं आगे बताता हूं। कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल एट अ सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस क्लिंकर। यानी क्लिंकर बनाने के लिए आपने कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल को सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे बर्न करना है, इनके मिक्सचर को, और क्लिंकर मिलेगा आपको। दीज क्लिंकर देन ग्राउंड का मतलब होता है पीसना, टू अ फाइन पाउडर, बारीक पाउडर के अंदर आपने इस क्लिंकर को पीसना है। और स्टूडेंट, यहां तक का जो खाली सीमेंट होगा, हम इस स्पेसिफिकली सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। अब इस पाउडर में अगर आप जिप्सम ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो सीमेंट कहलाएगा। जो हम आज की रूटीन के अंदर जो सीमेंट यूज़ करते हैं उसमें और पोर्टलैंड सीमेंट में जो थोड़ा सा फ़र्क है वो यही है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो था वो सिर्फ क्लिंकर से मिलकर बना था, जिसमें आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल थे। अच्छा, अब ये जिप्सम ऐड क्यों किया जाता है? स्टूडेंट, ये बात आप लोग वैसे तो सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है। क्लिंकर, बेसिकली क्लिंकर ही सीमेंट होता है। जिप्सम का क्लिंकर में क्या किरदार है? जिप्सम करता क्या है? इट इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब सेटिंग का मतलब क्या है कि सीमेंट का पेस्ट मटेरियल से हार्ड मैस में कन्वर्ट होने से बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब जिप्सम का क्या काम है? क्लिंकर में आके उससे जो सीमेंट बनेगा वो थोड़ा हार्ड होने में टाइम लेगा। उससे फायदा क्या होगा? अगर तो फॉर एग्जांपल आप सीमेंट तैयार करते हैं और वो बहुत जल्द हार्ड हो जाता है तो वो ज़ाया हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। आप उसको किसी शेप में मोल्ड भी नहीं कर सकते, कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते बाद में। सो जिप्सम ऐड करने से क्या होता है कि जो सीमेंट है, एक्चुअली जो क्लिंकर है, उसकी सेटिंग टाइम में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। और जिसको आप फिर फिर जब उस सेटिंग टाइम में इजाफा होता है उसकी मजबूती में भी इससे इजाफा होता है फिर। सो जिप्सम का क्या काम है वो मैंने बताया। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो हमारे पास क्लिंकर है उसी का जो ग्राउंड यानी कि पिसा हुआ पाउडर है वही सीमेंट है, लेकिन वो सीमेंट स्पेसिफिकली पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। अब क्यों पोर्टलैंड सीमेंट क्या है अभी बताते हैं, लेकिन उस पाउडर में अगर आप जिप्सम ऐड कर दें तो आज के लेटेस्ट दौर में जो सीमेंट इस्तेमाल होता है वो सीमेंट वो कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। स्टूडेंट, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए अगेन दोबारा वही बात है कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सिर्फ याद रखिएगा लाइमस्टोन है, यानी कैलकेरियस नाम से जाहिर है। कैलकेरियस ऐसे मटेरियल जिनमें कैल्शियम होगा वो कैलकेरियस, लाइक लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, माइरिन शेल, ये सारे के सारे कैलकेरियस हैं। प्लस क्ले, आर्जिलेशियस
आर्जिलेशियस मटेरियल क्ले, क्ले एक आर्जिलेशियस मटेरियल है। सिंपल आप इनको मिलाएं, इनको मिलाने पे डेफिनेटली किस तरह मिलाना है वो सारा आपको पढ़ाएंगे। सो उनके बाद जो हमें हार्ड स्टोनी मैस मिलेगा वो क्लिंकर कहलाएगा। अब वो जो हार्ड स्टोनी मैस है वो रिजेंबल करता है, उसकी मुशाबत मिलती है पोर्टलैंड रॉक्स। स्टूडेंट्स, इंग्लैंड के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स चट्टाने हैं जिन्हें हम पोर्टलैंड रॉक्स बोलते हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पोर्टलैंड रॉक्स हैं इनकी अपीयरेंस क्लिंकर से मिलती थी, सो उस क्लिंकर को हमने क्या नाम दे दिया? पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दे दिया। स्टूडेंट, इस सीमेंट को सबसे पहले इंग्लिश मेसन यानी कि इंग्लिश मामार जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता था, नेम्ड एज जोसेफ एस्पडीन, उसने इसको तैयार किया था। सो रिजेंबलेंस विद पोर्टलैंड रॉक्स, हमने इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दे दिया। अब पोर्टलैंड सीमेंट बार बार बोल रहा हूं कि इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन प्लस क्ले, क्ले इज ऑल्सो कॉल्ड आर्जिलेशियस मटेरियल। स्टूडेंट, आज के लेटेस्ट दौर में हम एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड कर रहे हैं? जिप्सम सीमेंट बनाने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट और रेगुलर सीमेंट में क्या फर्क है? आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, पोर्टलैंड सीमेंट इज जस्ट अ कैल्केरियस मटेरियल एंड रेगुलर सीमेंट जो है उसमें जो आज की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है उसमें जिप्सम भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं आपको मैंने समझा दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी एवरेज कंपोजिशन ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट। एक अच्छे पोर्टलैंड सीमेंट की जो कंपोजिशन है वो क्या हो सकती है? डियर स्टूडेंट्स, अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा फर्क नहीं है पोर्टलैंड सीमेंट में और रेगुलर सीमेंट में, जस्ट जिप्सम का फर्क है। अब चलते हैं आगे। कंपोजिशन में सबसे पहले है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड 62% होगा। अब कैल्केरियस मटेरियल, इन्हीं मटेरियल्स को कैल्केरियस मटेरियल बोलते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड को दे सकें, जो कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको हीट करो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। मार्बल, चौक, माइन शेल, ये सारे के सारे कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम के। स्टूडेंट्स, आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये सारे के सारे सोर्सेज हैं कैल्केरियस यानी कि लाइम के। 62% हमें लाइम चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हमने 22% इसमें सिलिका ऐड करना है, सिलिका SiO2, और 7.5% इसमें एल्यूमिना, 2.5% इसमें मैग्नीशिया। स्टूडेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, ये ज्यादातर हमें क्ले विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्जिलेशियस मटीरियल, क्ले। सो स्टूडेंट्स, आप जैसे मैंने मेंशन भी किया है, क्ले, शेल्स, स्लेट्स, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। स्टूडेंट्स, ये स्लैग है ए। अब ये जो तमाम चीजें हैं, क्ले आपको पता है ये मटेरियल हमें क्ले जमीन से मिलेगी। शेल्स, स्लेट्स, ये हमें पहाड़ों से यानी चट्टानों से हमें ये मिलेंगी। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। आप ये सबकी फिजिकल अपीयरेंस स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये सारे के सारे मटेरियल मैंने बोला आर्जिलेशियस मटेरियल है, इनमें ये चीजें मिलेंगी आपको। आयरन ऑक्साइड भी स्टूडेंट आर्जिलेशियस मटेरियल में ही आता है। इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें चाहिए, सोडियम ऑक्साइड चाहिए, पोटेशियम, और नॉर्मली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये हमें अलग से ऐड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। बाकी जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है ये भी क्ले में कुछ ना कुछ होते हैं, इनकी क्वांटिटी भी, लेकिन अगर हमें एडिशनल भी ऐड करना पड़े तो हम कर सकते हैं। सो इनकी परसेंटेजेस भी आगे मेंशन है। ये एवरेज कंपोजिशन है गुड पोर्टलैंड सीमेंट की, इनके मिलने से पोर्टलैंड सीमेंट बनेगा। स्टूडेंट, आप ना स्क्रीन पे पोर्टलैंड सीमेंट की फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं और साथ ही रेगुलर नॉर्मल सीमेंट की भी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा स्लाइट कलर का डिफरेंस है। जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का है और जो रेगुलर सीमेंट है वो थोड़ा सा ग्रेइश कलर का है। सो इससे आपको डिफरेंशिएट करने में जरा आसानी रहेगी। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जी स्टूडेंट्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाया जा रहा है ये रेगुलर सीमेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है जो नॉर्मली आजकल हम यूज करते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ड्राई प्रोसेस है और वेट प्रोसेस है। डिटेल हमने किसकी पढ़नी है स्टूडेंट्स? वेट प्रोसेस की। अब ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस यूज होता है, इसका दारोमदार स्टूडेंट्स 3 बातों पे है। पहली चीज,
नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की नेचर कैसी है, ड्राई है, खुश्क है या गीला है। मसलन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें लाइमस्टोन हमें उसका सोर्स समंदर से मिलता है हमें, सो समंदर से जो मिलने वाला लाइमस्टोन है वो ऑलरेडी गीला है। यानी नेचर ऑफ रॉ मटेरियल की नेचर कैसी है। स्टूडेंट जो दूसरा फैक्टर है वो है जी लोकल क्लाइमेट। स्टूडेंट्स ये लोकल क्लाइमेट से मुराद क्या है, लोकल क्लाइमेट से मुराद ये है कि आसपास जो जिस एरिया में सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है आसपास मौसम कैसा है, क्या वहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो इसका मतलब सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को छोटी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। सो ओपन एयर फैक्ट्री होती है तो मटेरियल गीला रहेगा यहाँ पे। सो हम लोकल क्लाइमेट से भी हम इस चीज़ का फैसला करते हैं हमें वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस पे जाना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है जी प्राइस ऑफ फ्यूल। प्राइस ऑफ फ्यूल, चूँकि आपने आगे मैकेनिकल वर्क करना है, फ्यूल चाहिए उसके लिए। सो अगर तो प्राइस ऑफ फ्यूल ज़्यादा है तो हमें सॉफ्ट मटेरियल चाहिए जिसको ग्राइंड करना आसान हो, वेट प्रोसेस करेंगे। सो अगर प्राइस ऑफ फ्यूल जो है वो अगर लो है सो उसके लिहाज से फिर हम ड्राई प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे यहाँ पे नेचर ऑफ रॉ मटेरियल की जगह पे आप इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए लिखें फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन है वो कैसी है, यानी वो ड्राई फॉर्म में या वेट फॉर्म में। स्टूडेंट जो तो ड्राई प्रोसेस है ना वो थोड़ा ऐसे कंट्रीज़ में सूटेबल है जैसे अगर हम बात करते हैं अरब कंट्रीज़ की, सो वहाँ पे ऑलरेडी फ्यूल की प्राइस लो है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ड्राई है, बारिशों का चांस काफ़ी कम है और वहाँ पे जो हमें वहाँ पे आसपास जो रॉ मटेरियल मिलता है वो भी ड्राई होता है। सो वो ड्राई प्रोसेस उस तरह के एरियाज़ में सूट करता है। अब कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया यानी जो सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं ये इनका क्लाइमेट जो अगर देखा जाए तो वो बारिशें भी होती हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ फ्यूल भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है और जो फिज़िकल कंडीशन है रॉ मटेरियल की कैलकेरियस और ख़ास तौर पे कैलकेरियस की, वो सोर्सेज हमें ओशंस या रिवर्स से ही हमें कैलकेरियस मटेरियल हमें मिलते हैं। सो वो ऑलरेडी वेट फॉर्म में होते हैं। सो हमारी लोकेलिटी में वेट प्रोसेस हमें सूट करता है। स्टूडेंट इसके साथ साथ याद रखिए जो वेट प्रोसेस है वो डस्ट फ्री प्रोसेस है, डस्ट फ्री प्रोसेस है। जाहिर सी बात है इससे पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगी। सो अब वेट प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकेंड वन इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद, अच्छा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किसकी करनी है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपने कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस, कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स को ही आपने ग्राइंड करना है ना। अच्छा ग्राइंड करने के बाद आपने स्टूडेंट्स उनको बाद में क्या करना है, उनकी मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मिक्सिंग के बाद अपनी हीटिंग दी स्लरे इस ना रिजल्टेंट मिक्सचर को यानी कैलकेरियस और आर्जिलेशियस का जो मिक्सचर होगा ना उसको स्लरे बोल, उसको बाद में आपने रोटरी किलन के अंदर हीट करना है। फिर आपने हीट करने के बाद जो आपको मटेरियल मिलेगा बाय डेफिनेशन आप भी जानते हैं वो क्लिंकर है। उस क्लिंकर को ही हम इनिशियली क्या बोल सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बोल सकते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, उस क्लिंकर में 2% जिप्सम ऐड करेंगे और रेगुलर सीमेंट तैयार होगा जिसका सेटिंग टाइम नॉर्मल सीमेंट से यानी पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं जी डायग्राम से। डायग्राम स्टूडेंट्स सबसे पहले जो स्टेप था हम उसको फॉलो करेंगे। सो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। स्टूडेंट आपके सामने दो ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, इससे हम ट्यूब मिल बोलेंगे, इससे हम बॉल मिल बोलेंगे। अब ये ट्यूब मिल्स क्या होती हैं और बॉल मिल्स क्या होती हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है समझाते हैं आपको। स्टूडेंट सबसे पहले ट्यूब मिल को देखें, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक और छोटा सा सीरीज ऑफ सिलेंडर है, सीरीज ऑफ ट्यूब्स हैं, सिलेंडर की बजाय बेटर है इसको ट्यूब कहा जाए। जिस तरह से स्टूडेंट्स ये मार्कर्स हैं, आप मेरे हाथ में ये मार्कर्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स जी, ये मार्कर्स ये सीरीज ऑफ ट्यूब्स हैं, यानी ये ट्यूब्स लाइक मार्कर हैं और ये आपस में कंबाइन है। सो अगर इनको मैं इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरह के नजर आएंगे। यानी इस सिलेंडर का अगर मैं
इस तरह से व्यू दिखाऊं, यानी सिलेंडर को मैं जरा इसका फ्रंट विजन दिखाऊं आपको, यानी ऊपर से देखेंगे तो आपको अंदर से इस तरह से ट्यूब नजर आएंगी। स्टूडेंट्स ये ट्यूब्स क्या करती हैं, ये ट्यूब्स रोटेट करती हैं। अच्छा याद रखिएगा ये ट्यूब स्टील की बनी होती है, वेरी हार्ड स्टील, और इस स्टील के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से ग्राइंडर्स लगे होते हैं। अब इन ग्राइंडर्स का क्या काम है, आप लोग क्या करते हैं कि आप ट्यूब मिल के अंदर कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल को बड़ी ही कैलकुलेटेड अमाउंट में, जैसे कैलकेरियस मटेरियल अराउंड 70 to 75% और बाकी कैलकेरियस मटेरियल जो है वो अगेन 30 to 25%। स्टूडेंट्स ये जो कैलकेरियस की परसेंटेज है 70 to 75, ये वेरी करती है डिफरेंट बुक्स में, लेकिन हमारे बुक में 75 है, कुछ में 70 भी है। इस तरह आर्जिलेशियस 30 to 35 है, अगेन इसमें भी वेरिएशंस हैं। खैर आपने कैलकुलेटेड मटेरियल कैलकेरियस और आर्जिलेशियस इतनी परसेंटेज में कैलकुलेट करके आपने ट्यूब मिल्स में डाल दें। स्टूडेंट्स याद रहे ट्यूब मिल्स में डालने से पहले डिपेंड करता है कि जो आपके पास कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल है वो ऑलरेडी ग्राइंड फॉर्म में है या उसके बड़े बड़े पीसीज हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल जो हैं वो बड़े बड़े पीसेस में, लाइक ह्यूज चंक्स हैं उनके। सो सबसे पहले हमारा काम है कि इन ह्यूज चंक्स को, बड़े बड़े पीसेस को जो कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल के हैं, हमें इन्हें पहले छोटे पीसेस में तोड़ना है। अच्छा ये बात तो अब तय है कि ये ऑलरेडी इनमें मॉइस्चर है, ऑलरेडी इनमें वाटर कंटेंट है, ऑलरेडी ये सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो हम जो ट्यूब मिल्स और बॉल मिल्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो इतनी ज़्यादा मैकेनिकल पावर उनको रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ स्टिल ज़्यादा है बट इतनी नहीं है जितनी ड्राई प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है। सो स्टूडेंट्स अगर बड़े बड़े साइज में ओवर साइज पार्टिकल हैं तो पहले बॉल मिल्स में डालेंगे। बॉल मिल्स में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और उसमें बड़े बड़े स्टील के, बड़े बड़े हार्ड स्टील के बॉल होते हैं जो कि मशीन के ऑन होने पे ये बॉल रैंडमली मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जिस स्टोन्स होगा क्या, जैसे ही आप ये लार्ज स्टोन्स को आप इसमें एंटर करोगे तो ये स्टील के सिलेंड्रिकल बॉल्स रैंडमली रोटेट करने की वजह से इनके साथ स्टोन्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे इनके साथ कोलाइड करेंगे तो इनको छोटे छोटे नट्स में या छोटे छोटे पीसेस में ऑलरेडी तोड़ देंगे। अच्छा बॉल मिल्स का तो काम ये है। बॉल्स मिल के बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको फिर ट्यूब मिल्स में डालना है। स्टूडेंट जैसे ही आप इनको ट्यूब मिल्स में डालोगे तो ट्यूब मिल्स में ये जो ग्राइंडर्स हैं ये इन्हें फर्दर क्रश करेंगे, यानी पहले ब्रेक किए अब क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद क्या होगा, ये इन हैवी मैकेनिकल प्रोसेसिंग के बाद, क्रशिंग के बाद जो रिजल्टेंट मटेरियल बाहर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा फाइन ग्राइंडेड पाउडर होगा। स्टूडेंट अब इस पाउडर को आप एग्जामिन करोगे तो आपको पता चलेगा इस पाउडर में स्टिल अभी भी 35% टू 45% इसमें स्टिल अभी पानी है, यानी वाटर है जी। यानी कि आपने पाउडर तो बना लिया बट स्टिल वो थोड़ा वेट है। अब आप क्या करोगे, आप इसको सन बाथ यानी सनलाइट में रखोगे, सूरज की रोशनी में। और सनलाइट में रखने से फायदा क्या होगा कि सूरज की रोशनी से ये जो पाउडर है जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये इस मॉइस्चर को डेफिनेटली क्या करेगी, इवेपोरेट कर देगी, इवेपोरेट कर देगी। स्टूडेंट जैसे ही ये वाटर इवेपोरेट होगा, जाहिर सी बात है सारा तो ये पानी इवेपोरेट नहीं हो सकता, टाइम लगेगा इसको काफ़ी ज़्यादा। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो आपको पाउडर मिलेगा वो काफ़ी हद तक ड्राई होगा और उसमें जो परसेंटेज ऑफ वाटर है अब रह जाएगी वो अराउंड 25% टू 30% होगी। अगेन डिपेंड करता है आपने इसको कितनी देर सनलाइट में रखा। कुछ बुक्स में इनको 20% टू 30% भी लिखा हुआ है। खैर आप दोनों वैल्यूज को अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मिक्सर था ना जिसमें 35 टू 45% वाटर कंटेंट था, हम इस मिक्सर को स्लरे भी कहते हैं, स्लरे
The resultant mixture after the grinding of calcareous and argillaceous material is also called slurry. Initially slurry में 35 to 45% वाटर था, जो रिड्यूस करके सनलाइट की मदद से 20 to 30% कर दिया। स्टूडेंट, अगर यही हम ड्राई प्रोसेस करते तो हमें ये वाला टाइम हमारा सेव हो जाना था, यानी हमें सनलाइट की जरूरत नहीं थी। फिर चूंकि हमने वेट प्रोसेस को यूज किया है, हमें इसलिए फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो उस टाइम की बचत हो सकती है अगर ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास रिजल्टेंट मिक्सचर था फाइनली ग्राउंडेड पाउडर, अब आपने इसको हीट करना है। आपने हीट करने के लिए, यानी सेकंड पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा, मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल। द थर्ड पॉइंट इज हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किलन। रोटरी किलन के अंदर हीट करेंगे आप। सो स्टूडेंट्स, रोटरी किलन क्या है? ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी। इसका जो डायमीटर है स्टूडेंट्स वो 8 से 15 फीट, यानी ये काफी बड़ा डायमीटर है। आरपीएम, व्हाट इज आरपीएम? स्टूडेंट, आरपीएम से मुराद होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट 1 से 2 है, यानी ये रोटेट करेगा सिलेंडर 1 से 2 रेवोल्यूशंस पे 1 मिनट के अंदर। इसकी लेंथ की बात की जाए स्टूडेंट्स, 300 से 500 फीट इसकी लेंथ, यानी काफी बड़ा ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक कंटेनर है, जो थोड़ा सा इंक्लाइंड पोजीशन पे मैंने शो किया है। और इसको इंक्लाइंड पोजीशन पे रखने का मतलब यह है कि जैसे ही आप इस पाउडर को इसमें एंटर करोगे तो ये नीचे की तरफ चार्ज इसका मूव करे। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पोजीशन है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड इन पोजीशन। तो जी स्टूडेंट्स, ये इसकी कोई अपेरेंट इंफॉर्मेशन थी, डायमीटर, इसकी लेंथ और इसकी रेवोल्यूशन के हवाले से, इसकी पोजीशन के हवाले से। अब ये जो ऑपरेटर्स है, हम इस ऑपरेटर्स को रोटरी किलन कहते हैं। अब इस रोटरी किलन के अंदर हम इस मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रोटरी किलन के जो वर्किंग मॉडल्स हैं उसके अंदर अगर थोड़ी नज़र डाली जाए, इसके ना 4 मेन कंटेनर्स होते हैं। चारों का जो काम करने का तरीका है वो क्लासिफाइड होता है, यानी कि ये सेग्रीगेट होते हैं सारे प्रोसेस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंटेनर कंप्यूटराइज तरीके से अलग मॉनिटर किया जाता है। ये वाला पोर्शन अलग मॉनिटर किया जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग मॉनिटर किया जाएगा। ये कनेक्टेड हैं बट ये अलग अलग इनके ऑपरेशंस हैं, यानी काम करने का जो कंट्रोल है इनका वो अलग अलग लोगों के पास होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिजल्टेंट मिक्सचर को हम इसमें एंटर करते हैं। सो जैसे ही एंटर करते हैं और फर्स्ट ये जो जोन है रोटरी किलन का, स्टूडेंट इस फर्स्ट जोन के अंदर होता क्या है, हम इसको प्री हीटिंग जोन भी कहते हैं। प्री हीटिंग जोन। स्टूडेंट्स, प्री हीटिंग जोन के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो 500 डिग्री होता है। सो इस प्री हीटिंग जोन का जो सबसे पहला काम है, जो सबसे मेन काम है, वो ये है ड्राई रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को स्टूडेंट्स ड्राई करना। जाहिर सी बात है, जो अभी 20 से 30% इसमें अभी मॉइस्चर है, वो 500 डिग्री पे हीट करने की वजह से वो मॉइस्चर जो है वो यहाँ से डेफिनेटली इवेपोरेट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। दूसरा इसका जो काम है वो बेसिक, वो काम क्या है वो देखते हैं। पहले तो हमें समझ आ गया ड्राई करना रॉ मटेरियल को। दूसरा स्टूडेंट, इसका जो मेन काम है वो ये है कि इसमें जो हमने आर्जिलेशियस मटेरियल ऐड किया था, उस आर्जिलेशियस मटेरियल के अंदर बेसिकली क्ले, जो कि एक बड़ा ही मेन इंग्रेडिएंट है, उस क्ले के अगर इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो स्टूडेंट्स उस क्ले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सिलिकॉन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, यानी गीली मिट्टी में ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। सो प्री हीटिंग जोन में क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट होने से ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये ब्रेक यानी सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि हम कहेंगे क्ले जो है वो ब्रेक होगी अपने कंपोनेंट्स में। सो ये जो प्री हीटिंग जोन का मेन काम है वो समझा दिया। स्टूडेंट, इसका जो सेकंड जोन है, सेकंड जोन हम यहाँ पे प्री हीटिंग जोन को यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखते हैं हम सेकंड जोन डीकंपोजिशन जोन।
जी स्टूडेंट्स, अब डीकम्पोजिशन जोन का मतलब क्या होता है कि आपने आर्जिलेशियस के साथ कैलकेरियस केमिकल भी शामिल किया था, लाइक उसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट भी शामिल किया था। स्टूडेंट, इस जोन का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 900 डिग्री टू 800 डिग्री होता है। सो होता क्या है कि 900 टू 800 डिग्री पे हीट होने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सो हम इसको डीकम्पोजिशनल जोन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन जोन में अगर कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर आगे से आ रहा है तो वो भी निकल जाता है, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मेनली ये डीकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड जोन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है बर्निंग जोन। स्टूडेंट, ये जो बर्निंग जोन है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 1500 डिग्री 1500 डिग्री तक होता है। इस बर्निंग जोन में स्पेसिफिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, इस बर्निंग जोन में जो हमारा कैलकेरियस मटेरियल है विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है स्टूडेंट सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, ये रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के साथ, और उसके साथ साथ ये रिएक्ट करता है आयरन ऑक्साइड के साथ। यानी कि ये वो जोन है जहां पे कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल के जो कंपोनेंट्स जब सेपरेट हो चुके हैं उनका आपस में रिएक्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, अब इनके कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल्स के रिएक्शन के बाद जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनमें सबसे पहले है जी कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है स्टूडेंट्स कैल्शियम एल्यूमिनेट, और आखिर में है कैल्शियम फेराइट। जी, अब ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हमें मिले हैं ये लास्ट जोन में जब पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स लास्ट जोन में पहुंचने के बाद, लास्ट जोन का नाम है कूलिंग जोन। जी, ये जो लास्ट जोन है यहां टेम्परेचर 150 डिग्री पे ड्रॉप कर जाता है। सो बर्निंग जोन के बाद जब चार्ज कूलिंग जोन में जाता है तो ठंडक की वजह से छोटे छोटे चिप्स में चेंज हो जाता है, नट्स में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, ये जो छोटे छोटे नट्स हैं जब ये बाहर आते हैं तो इन्हीं नट्स को तो हमने नाम दिया था क्लिंकर। स्टूडेंट, क्या नाम दिया था? क्लिंकर। अब आपने क्या करना है, क्लिंकर तैयार कर लिया। सो इसका मतलब है कि हीटिंग द स्लरी इन अ रोटरी किलन, ये बात पूरी हो चुकी है। अब आगे है ग्राइंडिंग द क्लिंकर। क्लिंकर को ग्राइंड करना है, जो हीटेड प्रोडक्ट आपको ऊपर से मिली है ना, हीटेड प्रोडक्ट, उसको ग्राइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, अगेन क्लिंकर को ग्राइंड करने के लिए आपके पास पहले ही मैंने बोला ट्यूब मिल्स भी हैं, बॉल मिल्स भी हैं। सो आप उन क्लिंकर को ग्राइंड करोगे। क्लिंकर को ग्राइंड करने के बाद स्टूडेंट आप उसमें ऐड करोगे फिर 2% जिप्सम ऐड करोगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना कुछ एमसीक्यू पेपर में आते हैं क्लिंकर की फिजिकल अपीयरेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिए क्लिंकर की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो ग्रेइश ब्लैक होती है, ग्रेइश ब्लैक। आपको इस फिजिकल अपीयरेंस स्क्रीन पे भी आप लोगों ने ऑब्जर्व कर रही है, तो ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। स्टूडेंट, इसके अलावा जब क्लिंकर को आप जिप्सम के साथ मिक्स कर देते हैं तो फिनोमेटिकली यानी कि विद द एयर प्रेशर ये बड़े बड़े सिलोस क्या होते हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बड़े बड़े ये टैंकर्स होते हैं जिनमें हम सीमेंट को स्टोर कर देते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको बैगिंग यानी कि पैकिंग के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ से पैकिंग के बाद ये फिर मार्केट में जाता है और वहाँ से फिर आगे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के पास या बाकी लोकली हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम इसको ख़रीदते हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि सीमेंट कैसे तैयार होता है मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। स्टूडेंट, सीमेंट मैंने पहले भी बोला इनिशियली पोर्टलैंड सीमेंट था, और उसको डिस्कवर किसने किया था, तैयार किसने किया था, उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी आपको बताई। फिर उस पोर्टलैंड सीमेंट में जस्ट हमने जिप्सम ऐड किया, उसका क्या किरदार है वो भी बताया। सो वो रेगुलर सीमेंट में आ गया। अब वो रेगुलर सीमेंट किन तरीकों से तैयार करते हैं, ड्राई एंड वेट प्रोसेस। करना क्या है, जस्ट कैलकेरियस आर्जिलेशियस मटेरियल को ग्राइंड करना है, पकाना है, पकाने के बाद क्लिंकर मिलेगा, क्लिंकर में आपने जिप्सम ऐड करना है, सीमेंट तैयार हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आखिर में अब ये फ्लो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस के नाम हैं। ऑल्दो इन स्टेजेस को हमने कंटेंट में डिटेल से डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको इन स्टेजेस के नाम भी आने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लाइमस्टोन देन ट्रांसफ़र होगा रोटरी क्रशर्स के अंदर, रोटरी स्क्रीन, देन फाइन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वॉश मिल में जाएगा, देन कलेक्टिंग टैंक में जाएगा। कलेक्टिंग टैंक के बाद स्टूडेंट्स ये क्लिंकर हुपर की मदद से एक नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा जहाँ पे इसकी कूलिंग की जाएगी। कूलिंग करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, क्लिंकर ग्राइंडर, क्लिंकर को ग्राइंड किया जाएगा
ग्राइंड करने के लिए डेफिनेटली ग्राइंडर में इसको भेजा जाएगा। ग्राइंडर के बाद इसमें हम जिप्सम यानी कि क्लिंकर को ग्राइंड करने के बाद उसमें जिप्सम ऐड करेंगे। देन हम इसको सीमेंट सिलो यानी सीमेंट की बोरियों में इसको बंद करेंगे, बैगिंग करेंगे और देन सीमेंट को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ऑल्दो कि हमने इनकी डिटेल नहीं पढ़ी और क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकी डिटेल मौजूद नहीं है, तो हमें इन सेगमेंट्स को एज इट इज़ याद करना है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में आपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे से समझ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।